हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं जो अभी हाल ही में 9 जून को सेकेंड शिफ्ट में हुआ यूपी पुलिस का एग्जाम, उसका एग्जाम पेपर को सेकेंड शिफ्ट वाला को एनालिसिस कराने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, एक बात बता दूं कि इस जो सेकेंड शिफ्ट में आज एग्जाम हुआ है उसका एग्जाम पेपर जो है मैथ का और जो रीजनिंग का थोड़ा हाई है, लेकिन जो जीके जीएस है और हिंदी है इसका बिल्कुल जो लो पेपर है। आप लोग जो पूरा में पूरा प्रश्न कर सकते हैं, तो देखिएगा अंत तक जरूर। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न के पास। तो पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 में किससे संबंधित है? तो बताइए, जो भारतीय अनुच्छेद 66वां है वो किससे संबंधित है? तो वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सीरिया की राजधानी है, तो बताइए निम्न में से सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो वह दाशमिक है। दाशमिक भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बता दो कि अभी मैं आप लोगों को बताया था कि जो राज्य राजधानी है वहां से प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि हर शिफ्ट में एक प्रश्न डाल रहा है, तो उसको याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बताइए म्यांमार की जो मुद्रा है वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह क्यात हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो वह नाइजीरिया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर अमेरिका में निम्नलिखित में से देशों में से कौन से देश वन विविध क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो यह बताइए जो है वो उत्तरी अमेरिका के तुलना में जो है वह उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में कहाँ का जो है वन सबसे ज्यादा प्रतिशत पाया जाता है? तो वो कनाडा में पाया जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो बताइए कौन सी वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो वह नर्मदा नदी है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हुई थी? तो बताइए जो मानवाधिकार कार्य कीर्ति भारती है वो किस सामाजिक बुराई के लड़ाई में विरुद्ध में शामिल हुई थी? तो वह बाल विवाह के जो है लड़ाई में शामिल हुई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोध मुक्त बल प्रदान करने जा रही है, उनका नाम बताए। तो जो भारत सरकार है छत्तीसगढ़ के जो है नक्सल मुक्त जो है विरोध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम जो है ब्लैक पैंथर है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष जो है शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? तो वो 1972 ईस्वी में किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 2028 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया था? तो बताइएगा जो वर्ष 2018 है वह किस शहर में नाबार्ड में जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया था? वो लखनऊ में स्थापित किया गया था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक बात बता दें दोस्तों, यह वर्ष यहाँ पर 2018 डाल दिया तो इसलिए मत पूछना आप लोग कि यह करेंट अफेयर के है। नहीं दोस्तों, ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए जो है यूपी पुलिस के जो में जो आपको जो है यह डाला गया प्रश्न है, जाकि बच्चे कंफ्यूज हो क्योंकि हमने 2018 को तो करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं, अब क्यों पढ़ेंगे? 26 का नाम इंग्लिश दे रहे हैं, इसलिए पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज दोस्तों आपको लोगों को बिल्कुल नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिबंधन निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टोफर लैंड किस देश से संबंधित है? तो बताइएगा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिबंधक निर्देशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लैंडर है वह किस देश से संबंधित है? तो फ्रांस से संबंधित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो बताइए जो खून में
कोशिकाओं की उपस्थिति होती है और रक्त के थके का गठन हो जाता है, उन कोशिकाओं को क्या कहता है? तो थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट या दोस्तों इसी को जो है रक्त का थका बनने से जो रोग बनता है उसे हीमोफीलिया भी कहते हैं। तो हीमोफीलिया भी कहते हैं, यह भी दोस्तों ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा में गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। तो बताइएगा, जो नर और मादा गैमेट संलयन का एक कोशिका बनाने के लिए उपयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे युग्मनजन कहा जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आराम करने वाले व्यक्ति को नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। तो बताइएगा, जो अब आराम करते व्यक्ति यानी कि सोते हैं, उनके जो नाड़ी जो है धड़कन है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 60 से 75 बार धड़कती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो बताइए, एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जाने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/130 द्वारा योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि दोस्तों आपको यह सीधा पूछा जाता है पूछना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन जो आपको घुमाया है, लेकिन आप लोगों का कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिए जाता है। तो बताइए, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो वह डेजी एंड डैम को दिया जाता है। डेजी एंड डैम को। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोरी द ग्रैंड मास किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह किताब जो लिखा गया है के शंकर नायर के द्वारा लिखा गया है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है? यानी कि दोस्तों यह डायरेक्ट पूछना चाहता है कि जो हमारे किस संविधान संशोधन में जो है जीएसटी का उल्लेख किया गया है, यह ऐसा प्रश्न पूछना चाहता है। तो 22वां जो है संविधान संशोधन के अंतर्गत किया था, यह ध्यान रखना। डी करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मृद जिसमें मुख्य रूप से पोटाश की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाए जाते हैं? तो बताइएगा, वैसा मृदा जिसमें पोटाश की कमी होती है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो वह जौनपुर में पाई जाती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो वह महोबा हो जाएगा। महोबा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख्य जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है डैश का संग्रहालय में संरक्षित है? तो यह क्वेश्चन दोस्तों यह पूछना चाहता है कि जो भारतीय अशोक स्तंभ है उसमें जो है शेर के मुख का जो है उल्लेख चित्र का उल्लेख है और वही सेम टू जो है वो कहाँ पर किस संग्रहालय में जो है दोबारा जो है बनाया गया है, जो चित्र का प्रतिकृति बनाया गया है, तो वह सारनाथ में बनाया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चिचक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा, जो उत्तर प्रदेश का जो है चंदेल शासक के दौरान चिचक और भक्ति के नाम से जो जाना जाता था, तो वह बुंदेलखंड को जो है चिचक भक्ति या जहोटी के नाम से जाना जाता था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के महिलाओं से संबंधित
पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसे संपादक भारतेंदु थे। तो बताइए जो पहली जो पुस्तक महिलाओं के खिलाफ जो पहली पुस्तक लिखा गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, तो उस पुस्तक का नाम बताना इसमें। तो वह पुस्तक थी जो बाला बोधिनी थी। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से डैश से संबंधित है। तो बताइएगा जो प्रसिद्ध सितार वादक थे नवाब इनायत खान, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो वो इटावा से संबंधित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो बताइएगा जो तीसरा बौद्ध परिषद हुआ था वो किस शहर में आयोजित किया गया था? तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? तो बताइएगा जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो 1935 ईस्वी में हुई थी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 ईस्वी में हुआ था। यह भी दोस्तों ध्यान रखना, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिक से संबंधित है? तो बताइएगा भारत के कौन सा संविधान का भाग है जो नागरिक से संबंधित है? तो भाग संख्या जो है 2 है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 1.5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है। तो बताइएगा जो भारतीय संविधान है उसमें जो आर्टिकल अनुच्छेद जो है 24 में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो वह 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो बताइएगा कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो वह जो है अनुच्छेद 55 हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति बने थे? तो बताइएगा कौन भारत के पहली लोकसभा के उपसभापति बने थे? तो वो थे अनंत सायर अय्यर थे। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है और दोस्तों यहाँ से जो आपका प्रश्न शुरू होता है वह हिंदी का प्रश्न शुरू होता है, जो कि आपको हिंदी भी बहुत इजी पूछा गया है। तो बताइएगा क्रमवाचक में प्रधान होता है। तो क्रमवाचक में जो प्रधान होता है उसे क्रम प्रधान होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारणों का परिवर्तन नहीं होता है उसे व्यय कहलाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है तो इन विराम चिन्ह का नाम बताए। तो यह जो विराम दिया गया है इसका चिन्ह का नाम बताना है। तो यह चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुहावरे अपना सामान्य अर्थ न देकर अर्थ प्रकट करते हैं। बताइए जो मुहावरे है अपना सामान्य अर्थ न देकर डैश में अर्थ अपना प्रकट करते हैं तो वह विशेष का जो है अर्थ प्रकट करते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक पंथ दो काज लोकप्रिय का अर्थ है। तो बताइए एक पंथ दो काज लोकप्रिय का अर्थ क्या हो जाएगा? एक ही काम से 2 लाभ होना, इसका यही अर्थ हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थायी भाव है। तो बताइएगा जो हास्य रस है इसका अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो हास हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कुंडली छंद में कितने चरण होते हैं? तो बताइए जो कुंडली छंद है इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्णों की 1 से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो बताइएगा वर्णों की 1 से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वो अनुप्रस्थ अलंकार में होती है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बताइए शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है
वर्ण कहलाती है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बताइए, जो तपस्वी है उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? जो तपस्वी का स्त्रीलिंग बच्चों को बता दे दोस्तों, उसका स्त्रीलिंग तपस्वी हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है तपस्वी का जो स्त्रीलिंग स्वाक में एक वचन है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस कारक में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइएगा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, इस पाठ में कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है? इस कारक में जो है कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बताइएगा, जो पुरुष नामक वाचक सर्वनाम है इसमें कितने भेद होते हैं? इसमें 3 भेद होते हैं। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विशेषण के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के जो मुख्य भेद होते हैं वो 6 होते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तो बताइए कौन सा विशेषण नहीं है? तो वह नमक नहीं विशेषण है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी कार्य को करने या होने का बोध करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो बताइए, किसी कार्य को करने या होने वाले शब्द का बोध को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिया कहा जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? तो बताइए, काल जो है क्या कहलाता है? तो क्रिया के घटित होने वाले समय को काल कहा जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संस्कृत भाषा से हिंदी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो बताइएगा, जो संस्कृत भाषा है इसे हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त हुई है क्या कहलाता है? तो वह तत्सम कहलाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धन का मतलब क्या होता है? तो बताइए, धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब अर्थ होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो बताइए, अपने जीवन पर लिखी गई स्वयं की कथा और वाक्यांश क्या होगा? तो वो आत्मकथा होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अन्य शब्द युग्म के सही भेद का चयन करिए। तो बताइए, अन्य का शब्द का सही युग्म का भेद जो है चुनना है। तो अन का अर्थ हो जाएगा अनाज और दूसरा। देखिए, ये वाला जो अन है ना, इसको अनाज बोलते हैं, और ये वाला अन है ना, अन्य हो जो है ना, अन्य मीन्स दूसरा होता है। इसका अर्थ ही निकल के आता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निगुण शब्द में उपसर्ग है। तो बताइए, निगुण शब्द में उपसर्ग है। तो दोस्तों, हम लोग आप लोगों को बताए थे निगुण और उपसर्ग पूछे किसी भी शब्द में, तो उपसर्ग में पहले वाले शब्द बताते हैं। तो इसमें जो पहले आता है नीर जो है, नीर आधार आ रहा है, तो नीर जो है इसमें उपसर्ग है। लेकिन यह में जब अब पूछेगा कि प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय बताए थे पीछे वाला शब्द आता है। तो गुण जो होता है, गुण जो होगा यह जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, तो उपसर्ग जो है वो आगे वाला होगा। तो नीर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, खिलौने शब्द में मूल शब्द है। तो बताइए, खिलौने शब्द में मूल शब्द है, तो खिलौने शब्द का मूल शब्द खेल हो जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वर संधि में कितने मेल होते हैं? तो बताइए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का मेल हो जाता है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उन्होंने कहा जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धियां है? तो उन्होंने कहा जाना है, इस वाक्य में जो अशुद्धियां है वो सर्वनाम संबंधित अशुद्धियां है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है। बताइए, जो सामासिक पद को तोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? तो समास विग्रह कहते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उर्वशी किसकी रचना है? बताइए, उर्वशी किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने जो और भी दोस्तों जो एग्जाम देकर आए हैं उनके पास भी जरूर शेयर करना। और बता दें दोस्तों कि आज में जो एग्जाम में जो प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं वो 7 से जो 8 एग्जाम प्रश्न है वो आपको यूपी पुलिस जीके से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी सब जो है एक जो है देश के राज्य राजधानियां और मुद्रा
मुद्रा, ये भी टॉपिक आप लोग एक बार देख लेना। और दूसरी बात जो है कि आपको करेंट अफेयर जो हुआ है आज से 6 महीने के पीछे का, वो करेंट अफेयर देखने लायक दोस्तों। और बाकी सब जो है हिंदी नॉर्मल ही आ रहा है। अब पहले थोड़ा हिंदी टॉप आ रहा था, लेकिन अब नॉर्मल आ रहा है। तो लेकिन जो है मैथ का जो है लेवल बढ़ा दिया है, इसलिए इस वीडियो में मैथ नहीं डाले हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा। मैथ का आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।